एक बार फिर सबको हृदय से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं गुरुजी से अनुमति चाहूंगा कि हमारे बीच जो छात्र हैं उनकी थोड़ी छोटी 2-2 मिनट की अगर बात हो जाए, तो अगर आचार्य जी अनुमति दें गुरुजी, तो मैं उनका नाम लूं। जरूर, बिल्कुल कीजिए। तो हमारे बीच हिमाचल से हैं खेमचंद जी। जी गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही एक केस डिस्कस किया, मेरे से जी किया, तो मेरे को उसका अब उतना समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा गुरुजी से बात करेंगे। जी गुरुजी ने उनको ट्रीटमेंट बताया और जबरदस्त रिजल्ट आया। मैं भी हैरान हो गया, इतना बढ़िया रिजल्ट। तो मैं चाहूंगा कि खेमचंद जी अपने बारे में और उस पेशेंट के और उसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत जानकारी दें। खेमचंद जी। जी गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्ते। सर मेरे हिमाचल प्रदेश से खेमचंद शर्मा और ये यहाँ फ्रेंचाइजी ली है सर। अभी मेरे पास एक केस आया सर हाल ही में 28/12 को। वो जी पीजीआई से वापिस आ गए थे सर और कैंसर के 4th स्टेज चला हुआ सर उनका। तो गुरुजी मैं 28 तारीख से ही मतलब उनके हालात देख के तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो मतलब ऊपर वाले की कृपा से ही ये मतलब अभी तक चल पा रहे थे, नहीं तो मतलब लग नहीं रहा था कि ये बच पाएंगे। फिर भी हौसला किया गुरुजी आपका नाम लेके और कुछ ट्रीटमेंट है जो किताबें लिखी हुई थी उनको देने लगा। पर उतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा था, उनको हो भी रहा था कि नहीं यार चल तो रहा है, लेकिन दर्दें इतनी हो रही थी गुरुजी की मतलब जहां भी उंगली लगा रहे थे वो वहीं दर्द हो रही थी उनको। तो जब मैं थक हार सा गया और मुझे लगा कि यार ये यहाँ से भी कुछ हो नहीं सकता, तो मैंने गुरुजी को मतलब फिर याद किया सर लास्ट में कि मतलब गुरुजी आपका ही सहारा है, अगर कुछ हो सकता है, नहीं तो लग नहीं रहा। तो फिर मैंने डिस्कशन की गुरुजी आपसे, तो मतलब आपने जो ट्रीटमेंट बताई और जैसे ही आपने मतलब मैंने वो ट्रीटमेंट दी, आपने बोला कि आधा आधे घंटे में ऐसे ट्रीटमेंट देते जाओ। तो उनको दूसरे दिन को ही उनको मतलब बोले अपने आप ही कि 50% मेरे को आराम है और दर्दों से भी और इससे भी। और मैं बोला ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिर देता गया, फिर आपसे फिर डिस्कशन हुई तो आपने बोला कि मतलब ये ट्रीटमेंट फिर दो। तो उसके बाद गुरुजी मतलब उन्होंने बोला कि आज मेरे को 60% आराम है और मतलब मतलब काफी हद तक सही है और बीपी भी उनका 92 93 94 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो आज अभी तीसरा दिन है सर और चौथा दिन हो गया जी आज, और आज बोले जी मैं 100% सही हूँ, मतलब दर्दों से बिल्कुल छुटकारा है और बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही है और बिल्कुल खुश भी है और बीपी वगैरह भी उनका ठीक बढ़ा और मतलब बता रहे हैं कि 5 ग्राम खून था उनका। और अभी बोल रहे हैं कि मतलब मुझे अपने आप को एहसास हो रहा है कि मतलब 7 ग्राम तक खून मेरा मतलब ये है, मतलब इसमें इस तरह बेनिफिट लग रहा है और काफी रिलीफ में महसूस कर रहे हैं सर। और अपने रिश्तेदारों को भी बहुतों को बता रहे हैं कि सर इस तरह की चीज तो मैंने हम कभी भी नहीं देखी, जबकि वो काफी परेशान थे सर, बहुत सालों से परेशान थे। और फोर्थ मतलब 6 उनको कीमो लग चुकी थी और पूरा साइड इफेक्ट और पूरा पीला हुआ पड़ा है चेहरा सर, मतलब लग ही नहीं रहा कि इनके अंदर खून होगा भी कोई। 5 ग्राम खून था जी। तो गुरुजी ने जब जैसे ट्रीटमेंट बताई तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ हुआ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी चीज मिली सर हमारे को आपसे। तो आपका आशीर्वाद है सर, अब और भी हम करते जाएंगे। बाकी एक प्रोस्टेट ग्लैंड वाले भी किए सर मैंने, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम थी और 5 सेल उनके 120 बने होते, तो वो भी मतलब उनके मतलब 3 सेल रह गए थे सर 2 महीने में। तो वो ठीक है, तो बहुत सुंदर। जी गुरु जी। बहुत बढ़िया खेमचंद जी। ये जो आपका केस मैंने धन्यवाद, आपने बताया, अपनी बात रखी। इस जी केस में हाँ बोन जी मैरो गुरुजी। ट्रांसप्लांट हो गया था और बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के समय से ही दर्द आ गए थे जी जी हाँ जी जी गुरु जी। और मतलब कहीं से कहीं कुछ बन गया पर हो गया ठीक, बहुत अच्छा। जी। जी जी गुरु जी। संदीप कौर को भी एक केस ऐसे ही थे हॉस्पिटल हाँ में। जी गुरुजी। संदीप, क्या हुआ था थोड़ा बताओ तो, क्या क्या कैसे चमत्कार, संक्षिप्त में 1 मिनट में बताओ। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। हाँ जी, वो केस भी काफी सीरियस था। अ, एक महिला थी, 82 की, और वो वेंटिलेटर पे थी। तो उनको हमने निकाला था, क्योंकि जब मुझे कॉल आया किसी ने बताया कि, क्योंकि वो सभी ट्रीटमेंट ट्राई कर रहे थे, उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, जितना भी उन्हें लगा, होम्योपैथी, एलोपैथी और एक्यूप्रेशर, रीकी वाले भी बुलाए उन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो
फिर किसी ने उन्हें मेरे बारे में भी बताया, तो उन्हें मुझे भी हॉस्पिटल में कॉल किया। तो मैंने तो सोचा कि नहीं, ये हमारी बस का नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा सीरियस है। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, एक बार गुरुजी से बात करती हूँ। तो जब मैंने इन्हें कॉल की तो बताया सारा कि ऐसा-ऐसा है, तो इन्होंने मुझे जो-जो भी ट्रीटमेंट बताए कि ऐसे करना है, तो वैसे-वैसे हम करते गए, तो वो एक मिरेकल था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, कुछ ही दिनों में वो वेंटिलेटर से भी ठीक हो गई थी, बाहर आ गई थी। और ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था, ऑक्सीजन बढ़ नहीं रही थी, बाईपैप मशीन लगी हुई थी, तो वो हमने निकाली थी, तो बहुत बड़ा मिरेकल था वो। न्यूरोथेरेपी बेस्ट है। सही बात है, बहुत सुंदर। जी धर्मपाल जी। हाँ जी, अब मैं गुरुदेव जी से निवेदन करूंगा कि आज की जो कक्षा है उसको शुरू करें। सभी बहुत बेताबी से इंतजार भी कर रहे हैं। गुरु जी जी, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरू करता हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव को, पूज्य डॉक्टर लाइफ राय महाराज जी को, जिनसे मैंने ज्ञान लिया, ये ज्ञान सीखा, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं एक बात जानता हूं कि गूगल दुनिया से जोड़ सकता है, गूगल दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन एक गुरु है ना, आपको अपने से जोड़ने की कला सिखाता है। और जब आप अपने से जुड़ते हैं ना, तभी आप विकसित होते हैं। क्योंकि पौधा बाहर दिखाई देता है ना, वो तो बाहर है, दुनिया है, लेकिन जितना जमीन के अंदर जाता है ना, वो जड़, उतना ही वो ऊपर जाता है। तो गुरु आपको अपनी जड़ से जोड़ता है। और जिस विज्ञान को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस विज्ञान के बारे में मैं कुछ यही बताऊंगा कि अपने विज्ञान की ताकत को समझें। आज मैं आपको डायग्नोस पर बात करूंगा, दर्शन निदान को देख करके, ढांचा देख करके आप रोग को कैसे जाने, इसके बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा। और क्योंकि जिस दिन 2 दिन पहले हाउसफुल जल्दी हो गया था तो मैंने कहा कि हाउसफुल को हाउस ओपन करो, आज की सेशन सभी के लिए रखो। और आज मैंने ये भी कहा कि आज उनके लिए भी रखो जो कल ना भी रहे हों, और इसलिए कहा कि आप इसको YouTube लाइव भी करो, जिससे अनेक सारे लोग आज के सेशन को जरूर देखने चाहिए। उन्हें न्यूरोथेरेपी की ताकत के बारे में जानना चाहिए। अपने आरोग्य पीठ के द्वारा जो चीज तैयार की है उनके बारे में जानना चाहिए। अपने इस विज्ञान के बारे में जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्यों? अपने विज्ञान की ताकत को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि धरती के प्रथम व्यक्ति, जिसको हम किसान कहते हैं ना, धरती का प्रथम व्यक्ति किसान, यानी भूमि पुत्र जिसको बोलते हैं, अन्नदाता, भूमि पुत्र बोलते हैं किसान को। किसान से लेकर भारत के सैद्धांतिक प्रथम व्यक्ति, राष्ट्रपति, एक है भारत का पारंपरिक प्रथम व्यक्ति जो है किसान, भूमि का पुत्र किसान, से लेकर भारत के प्रथम व्यक्ति जिसको सैद्धांतिक रूप से बोलते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भवन तक इस विज्ञान को जाना, समझना है, इसकी ताकत कितनी अद्भुत और बहुत गजब है। क्योंकि यह आधारित है संतुलन पर, संतुलन पर आधारित है, बैलेंस पर आधारित है। और बैलेंस केवल तन का नहीं, मन का भी जरूरी है। असंतुलित अगर है तो रोग लाएगा, और संतुलित है तो आरोग्य लेकर आएगा। क्योंकि बीमारियों का संबंध संतुलन से नहीं है, असंतुलन से है। अगर मन असंतुलित है तो मानसिक रोग लेकर आएगा, जिसके बाद शारीरिक रोग आएंगे। लेकिन तन असंतुलित है, डिसबैलेंस है, तो आपको तन के अनेक सारे रोग लेकर आएगा। इसीलिए अपने इस चिकित्सा के अद्भुत कारण को समझें, उसको प्रभाव को समझें कि कैसे ये असंतुलन से
संतुलित करती है। बहुत गजब है। यह विज्ञान एक महान अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी में अंतर्निहित है। यानी इसके अंदर जो न्यूरोथेरेपी है ना, इसके अंदर समुद्र के रत्नों की तरह से, जैसे समुद्र में ना रत्न समाये होते हैं, ऐसे ही इसमें दिव्य विज्ञान समाया हुआ है। इसमें एक बड़ा विज्ञान समाया है, इसको समझो, हल्के में नहीं लेना। ये जो भी इन्होंने कहा ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और ऐसा इंजेक्शन जो भी कुछ लगा, उसके बाद उस रोगी को दर्द आया और अनेक सारे मेडिसिन हॉस्पिटल ने दे दी, उस व्यक्ति का दर्द नहीं गया, लेकिन अपनी इस न्यूरोथेरेपी से, अर्धनारीश्वर चिकित्सा से, उस व्यक्ति का दर्द गायब हो गया। डॉक्टर्स जहां मेडिसिन हार गई, वहां उसने लाभ दिया। अभी संदीप ने भी, ऐसे हम सब लोग जानते हैं, अनेक सारे उदाहरण हम सब देते रहते हैं। केवल इतना ही नहीं है, इसलिए इसकी दिव्यता को समझो। इसको किसी छोटी जगह पर दबा के मत रखो। इसका गूढ़ ज्ञान समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो एक सतत प्रवाहित कॉस्मिक एनर्जी है। मैं बोल रहा हूं सतत प्रवाहित कॉस्मिक एनर्जी है। इसको समझो, जो आपके हाथों से और पैरों से केवल स्पर्श मात्र से रोगी के वर्षों पुराने ला इलाज भयंकर कष्ट ठीक हो जाते हैं। इसकी ताकत को समझो। अगर ताकत नहीं समझी तो अपने को अंडर एस्टिमेट कर लोगे, अपने को आप ग्लानि की तरफ ले जाओगे, अधूरा हो जाएगा। इसीलिए ओपन माइंड रहो, इस चिकित्सा के गूढ़ ज्ञान को समझो। गूढ़ ज्ञान, मैं नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूं। जो आप दबाते हो ना, इधर से इधर से, इधर से इधर से, ये बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान है। पागल हो गया मैं इसको देखने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मैंने ये हुआ है क्या ऐसा। इस ज्ञान को स्वयं जो प्रथम योगी भगवान शिव, कौन प्रथम योगी? भगवान शिव, उन्होंने हम लोगों के अपने ही द्वारा, हमारी अपनी करतूत के कारण से जो बीमारियां आ रही थी, उन बीमारियों को, यानी दारुण दुख को, डिसईज को, डिसऑर्डर को समाधान करने के लिए एक आशीर्वाद के रूप में हमें आशा की किरण के रूप में दिया है। और वो कितना सरल है। भगवान शिव भी कितनी सरल, सब कुछ लुटा देते थे ना। उन्होंने इस विज्ञान के रूप में, इस न्यूरोथेरेपी के रूप में, इस अर्धनारीश्वर चिकित्सा के रूप में कितना गजब लुटा दिया हमको उस भगवान ने। ध्यान रखना, इतनी सरल चिकित्सा दुनिया के अंदर ढूंढोगे नहीं मिलेगी। कैसी? जो डिसबैलेंस से बैलेंस करती है। अर्धनारीश्वर का डिसबैलेंस ना, उसको बैलेंस करती है। तो डिसऑर्डर ऑर्डर में आने लगता है और डिसईज ईज में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आशा की किरणें, और ये इतनी सरल है, इतनी सहज में, कि हमारी कल्पना से भी परे है। जहां कोई औषधि नहीं, जहां कोई उपकरण नहीं, जहां कोई इसका कोई कुप्रभाव नहीं, कभी भी और कहीं भी, अर्थात सर्वत्र इसे दिया जा सकता है। इसको सीखना सरल है, इसकी शुरुआत सरल है। सीखना और इसकी शुरुआत करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति कभी भी सीख सकता है और कहीं भी बड़े प्रभावी तरह से इसके प्रयोग करके परिणाम दे सकता है। ऐसे इस विज्ञान को समझो। इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करो। हे प्रभु, तूने हमको क्या दिया। अपने उस पूज्य गुरुदेव डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी को, आपके दादा गुरु, उसको प्रणाम करो। ध्यान रखना, आप में से अधिकांश लोगों ने पूज्य गुरुदेव को देखा नहीं होगा, गुरु जी को, डॉक्टर महाराज जी को नहीं देखा होगा। मैंने उनके साथ रहा हूं, मैंने उनको सीखा। उनकी जो विचार थे वो मेरे जहन में आ गए। उनका जो एक सामान्य सा एक वो जो सोचते थे, जो वो अपना उद्देश्य सोचते थे, वो मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया। और इसीलिए मैंने एक बात बोली। बहुत से लोग गुरु जी के बारे में कुछ कहने के लिए, तो मैंने कहा सुनो, अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति में होती है। ध्यान रखना, आप सब भी सुनना। अच्छाई और बुराई
ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, और एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें सब कुछ अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। सब में अच्छाई और बुराई है, लेकिन ध्यान रखना वो किस पर्पज में लगा है, वो करना क्या चाहता है, यही महत्व की बात है। पत्नी को पूछो, पति के बारे में कोई ना कोई चीजें बता देगी। दोस्तों को पूछो, वो कोई ना कोई चीजें बता देगा। जिसका कुछ हित नहीं सदा, वो उसके बारे में 15 चीजें कमियां गिना देगा। लेकिन ऐसा कौन है जो पूर्ण है? इसलिए वो करना क्या चाहता है। अगर वो करना चाहता है दुनिया के लिए कुछ खास, तब उसके उस विचार के साथ हो जाओ। यही मेरे अंदर आया, और मैंने पूज्य गुरुदेव डॉक्टर लालपत राय महाराज जी का वह विचार, वह संकल्पना अपने अंदर ली। और तभी मैंने आपको जो शुरुआत में एक शब्द बोला था, गूगल दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन गुरु आपको अपने से जोड़ता है। 100% श्रद्धा समर्पण कर दिया। इसीलिए मुझे लगता है ये कुछ चीजें यहां निकल कर आ गई, जिनके बारे में मैंने आपके साथ ये अभी आज चर्चा करनी है, और आने वाले दिनों में भी आपको चर्चा करनी है। तो हम किसी साधारण विज्ञान के काम नहीं कर रहे भैया, हम बहुत असाधारण विज्ञान पर काम कर रहे हैं, कल्पना से परे। इसलिए ओपन माइंड होकर के काम करना, कमियां गिनकर नहीं, अच्छाइयों के करना क्या है। जो भी बहुत जबरदस्त करना चाहता है, दिव्य करना चाहता है, रियल में करना चाहता है, उसके साथ लग जाओ। आपके घर के आसपास भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छाई और बुराइयों को मत देखना, उसके साथ लग जाना। इसलिए अपने इस विज्ञान को, ये जो अद्भुत विज्ञान है, इस विज्ञान को हमें कहीं से कहीं लेके जाना है। तो आज मुझे लगता है मेरे साथियों ने मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दे देंगे, तो फिर हम आपको स्क्रीन के साथ कुछ चीजें दिखाते भी हैं, है ना। आज मैंने अपना विषय रखा था कि आपको मैं ढांचा संतुलित करने की कुछ चीजों को सिखाऊंगा, यानी ढांचे को कैसे संतुलित किया जाता है, इस चीज को मैं सिखाऊंगा। तो इस चीज को सिखाने के लिए आवश्यक है कि मैं अपनी कुछ चीजों को आपके सामने प्रकट करूं, निकालूं। ढांचे की बात हम कर रहे थे कि आखिर ढांचा, केवल अकेला ढांचा देखकर आप एक नहीं अनेक सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। आरोग्य पीठ ने 5 प्रकार के डायग्नोसिस पर काम किया है, 5 प्रकार के डायग्नोसिस पर काम किया है, और उनमें से एक डायग्नोसिस है, और वो है दर्शन निदान, जिसकी आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। हमारे साथियों ने सोचा था कि आपको कुछ ऐसा बताया जाए, सबको कुछ बताया जाए। वास्तव में अर्धनारीश्वर चिकित्सा, ये जो हमने नाम रखा, इस नाम के पीछे भी एक बड़ा कारण, एक अध्ययन और शोध, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वह अर्धनारीश्वर यानी शरीर को संतुलित करने का काम करते हैं। और हम जो संतुलित करते हैं, शरीर और मन दोनों को जब हम संतुलित करते हैं, तो क्योंकि मन से रोग आते हैं, तो हम जो डायग्नोस की बात करेंगे, और केवल आज ही नहीं बात करेंगे, आने वाले दिनों में जिन डायग्नोसिस की बात करेंगे, उनमें से ये 5 विधि निदान किस प्रकार से। एक है दर्शन, देख करके किसी व्यक्ति को जानना, यानी रूप, रंग, गति और आकृति। उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी गति कैसी है, उसकी आकृति कैसी है। चाल को देखने के बाद व्यक्ति की बीमारियों को जाना जा सकता है। हमारे पास उपचार करने का तरीका तो अपनी ये न्यूरोथेरेपी, अर्धनारीश्वर चिकित्सा है, लेकिन अगर हमने ठीक से डायग्नोज कर लिया, तो हम कठिन से कठिन समस्याओं को समाधान की तरफ चले जाएंगे। ध्यान रखना, ये इतना बड़ा भंडार है न्यूरोथेरेपी और अपना ये स्वास्थ्य आरोग्य। जब मैं इसके बारे में लिखने लगा, तो लिखते लिखते मुझे पहले तो स्किल के कोर्स को करने के लिए जो पुस्तकें सरकार को दी, उसको देख के लगा, मैंने कहा ये तो काफी कुछ हो गया। इसके बाद मन में आया नहीं है, तो एक स्किल के लिए एक केवल ये 6 महीने का कोर्स नहीं हो सकता, ये इतना डिप्लोमा, पर मैंने कहा केवल डिप्लोमा का नहीं हो सकता, इसमें तो इतना भंडार है कि तो 5 साल का डिग्री कोर्स होता है।
जब मैं डिग्री कोर्स की किताबें लिखने लगा तो मुझे लगा अरे इसको तो मैं डिग्री में भी नहीं समेट सकता, इसको तो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक की किताबें भी इसके बारे में लिखनी होंगी। और जब मैं उनको भी लिखने लगा, यानी 33 बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे लगा मैंने अरे ये तो इतना था भंडार है, इसको पुस्तकों में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक अकेली पुस्तक पे भी कितना सारा लिखा है, मैं कितने पेज की पुस्तक बनाऊं, 800 की, 1000 पेज की, कितने पेज की, मतलब पागलपन सा हो गया मेरे को। ऐसी मैं कह रहा गुरु की कृपा जब आती है ना तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा मुझे अपने अनुभव से लगता है। तो अभी उसमें जब देखने लगा तो लगा कि उपचार करने के लिए तो बहुत अद्भुत विज्ञान है, लेकिन इसको डायग्नोज करना ये हमारे सब साथियों को आना चाहिए। तब उसमें 5 प्रकार के डायग्नोसिस की बात की, जिनमें एक था दर्शन, जिसकी बात मैंने बोली, रूप, रंग, गति और आकृति। रूप कैसा है, रंग से हटकर रूप होता है। रंग तो लाल पीले हरे गुलाबी जो रंग है वो रंग है। आंखें अगर पीली हो गई तो आप कह देंगे अच्छा जॉन्डिस है ना। आंख रेड हो गई और अगर पूरी आंख रेड है और इधर जा रही है तो आपको हो सकता है कंजक्टिवाइटिस है, आपको आंखों में इंफेक्शन हो गया है, ऐसा बोलेंगे, है ना। अचानक यहाँ नीला कुछ हो रहा है तो आपको लगा अच्छा चोट लगी है क्या। आप देख करके रंग देख सकते हैं, लेकिन रूप क्या होता है। रूप होता है आप मेरे सामने अच्छे भले बैठे हो, कहते ना रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई, मैंने सुधि खो दी श्याम के सामने। तो रूप मतलब रंग से भी आगे बढ़कर एक व्यक्ति सांवला है या एक व्यक्ति गोरा है, वो तो गोरा उसका रंग है ही, तो रूप क्या है, तो ग्लो कहते हैं ना, जो चमक कहते हैं ना। अगर एक बार ऐसा हुआ था, मैं यही दिल्ली में ही, मेरे एक मित्र हैं नवदीप जोशी और सुनील वाशने, दोनों, उनके यहाँ मैं बैठा था और एक कोई ट्रीटमेंट करने के लिए जज आए। उस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे वो। उनके चेहरे को देखने के बाद जब मेरे पास आए और मेरे पास बैठे, उससे पहले भी एक बार मिले थे, लेकिन जब बैठे और मैं ट्रीटमेंट लिखने लगा तो मैंने उनको कहा, मैंने आज आपने कोई वो काम कर दिया जो आप नहीं करना चाहते। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। उनके आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगे मैं वो काम कर दिया जो मेरी अंतरात्मा नहीं करना चाहती थी, और वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा। मैं जजमेंट वो नहीं देना चाहता था, वो देकर आ गया। रूप उनका उतर गया, कहता है चेहरा उतर गया। जैसे पुलिस वाले को देखकर चोर का चेहरा जैसा होता है, रूप उड़ जाता है, एकदम होश उड़ जाते हैं। किसी ने गलत काम किया हो और उसको वो पकड़ा जाए तो एकदम होश उड़ जाते हैं। वो होता है भाव सामने चेहरे पर आना, वो होता है रूप। कितनी रूपवती हो, रंग तो दो ही है ना, फिर भी रूपवती क्यों। तो रूप और रंग, फिर है गति, मूवमेंट। हर प्रकार की ऑर्गन की मूवमेंट भी हो सकती है, पर्टिकुलर गति कैसी है। पैरालिसिस वाले की गति अलग होगी, कमर दर्द वाले की गति अलग होगी, घुटने दर्द वाले की गति यानी चाल अलग प्रकार से होगी। तो चाल ही नहीं, उठने और बैठने में मूवमेंट, उसकी मूवमेंट यानी रूप, रंग, गति, है ना। और आकृति, बैठते समय कैसी आकृति है, चलते समय खड़ा हो गया, जिस समय खड़ा हो गया, यानी वीडियो और फोटो की बात करते हैं ना, तो गति आएगी वीडियो में, आकृति आएगी फोटो में। फोटो खींचा आपने, कैसा है, ध्यान रखना, वो है दर्शन डायग्नोसिस, इसके बारे में बताऊंगा। फिर है स्पर्शन डायग्नोसिस, छूना। केवल छूने से आप पेन पॉइंट चेक करेंगे, वो एक चीज है, वो भी सामने वाला बोलेगा यहां दर्द है, बोले हाँ है, यहां तो वो बोलेगा हाँ है। छूने से आप बता दें यस तुमको यहां दर्द है, वो कैसे पता चलेगा। बहुत बार हमारे साथी कहते हैं आप जब ट्रीटमेंट देते हो, पैर रखते हो, तो रखते ही आपको ये कैसे पता चल जाता है कि यहां दर्द है। मैंने ये मेरे गुरु की कृपा है मेरे ऊपर, जिसके कारण ये सब मेरे से होता है। मैंने गुरु माना, मैंने सोचा है, वो क्या कहते मुझे नहीं पता, मेरे भाव क्या है, ये मेरे भाव ही मुझे लर्निंग का कारण बनाते। तो मैंने कहा ये तो, इसीलिए स्पर्श करते समय केवल स्पर्श करने का अर्थ पेन पॉइंट चेक करना नहीं है। स्पर्श करते समय स्पाइन पर हाथ लगाने के बाद आप ये बता सकते हैं कि इनको किडनी में तकलीफ है, इंटेस्टाइन में तकलीफ है, लीवर में तकलीफ है, कहां तकलीफ है। स्पाइन छूकर बचपन बता सकते हैं, पिंडली को टच करके आप हार्ट की स्थिति बता सकते हैं, पेट की स्थिति बता सकते हैं,
कितनी सारे डिसऑर्डर्स आप सिर्फ पिंडली छूकर बता सकते हैं। स्पर्श, क्योंकि स्पर्श के अंदर स्मूथनेस भी होता है, रफनेस भी होती है, ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, गीला भी होता है, सूखा भी होता है। शेक हैंड, हाथ मिलाया और मिलाते ही बता दिया, अरे तुम्हारा तो बीपी बहुत लो रहता है। हाथ मिलाया, जस्ट हाथ, अरे तुम्हारा तो बीपी बहुत लो रहता है। ओ, हाथ मिलाया और मिलाते ही कहा, तुमको तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्यों? जैसे हाथ मिलाया, थोड़ा रोका, हाथ में शेकिंग हो रही थी, स्पर्श किया। ध्यान रखना, स्पर्श करने से कितनी चीजें पता चलती हैं। एक वैद्य, नाड़ी इस स्पर्श ज्ञान का एक पार्ट है, ओनली वन सिंगल थिंग। स्पर्श करने से, नाड़ी छूने से आज तुमने क्या खाया एक वैद्य बता सकता है। तो स्पर्श निदान में नाड़ी भी आती है, बहुत कुछ आता है, इतना ही नहीं बहुत कुछ आता है। और इसीलिए स्पर्श निदान के अंदर उसका ताप छूने के बाद उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, ये सारा उसके अंदर आता है। इसके बाद में केवल छूने से नहीं, कोई व्यक्ति पास बैठा था, उसकी टोन कैसी है, उसकी ध्वनि कैसी है, उस ध्वनि का यानी स्वर कैसा है। केवल शब्द नहीं तो शब्द, स्वर, ताल और लय, ये चारों चीजें बताती हैं इस व्यक्ति को रोग क्या है। एक कॉमन चीज आप सब जानते हैं, बच्चा रोता है, कैसे रो रहा है, आप तुरंत मां बता देगी नाटक कर रहा है, रोने से ही बता देगी नाटक कर रहा है। तो श्रवण निदान, जो बहुत अद्भुत निदान आरोग्य पीठ में हम लोगों ने बना के तैयार किया, एक बड़ी मोटी इसके लिए चीजें, जो जीवन के अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर हम सामने वाले की रूट कॉज को कैसे जानकर लाएं, ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशंस हमने इसको तैयार की। डायग्नोस का एक नहीं, और इसके बाद घ्राणन निदान, सूंघना। अभी तक एक स्मेल सबको आती है, और वो आती है किसी ने पूं कर दिया हो तो पता चलता है। अगर बैड स्मेल है तो कहेंगे हे तूने आज पॉटी नहीं की। लेकिन इतना ही नहीं है, डायबिटीज वाले की स्मेल अलग होती है, प्रेग्नेंट लेडी की अलग होती है, मंथली साइकिल आ रहा है तो अलग स्मेल होती है, यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा है तो अलग स्मेल होती है, पॉटी ठीक से पास नहीं हो रही है तो अलग स्मेल होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस की अलग होती है। अलग अलग स्मेल हैं। आप अगर उसको जान जाएं तो आप बैठते ही तुरंत बता देंगे, ओ इसको ये रोग है। उसको बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, आप बहुत कुछ बता सकते हैं उसके डिसऑर्डर्स के बारे में। तो इसलिए घ्राणन, दर्शन, स्पर्शन, श्रवणन, दर्शन, स्पर्शन, घ्राणन, श्रवणन, और एक है अनुमानन, अनुमान निदान। कहीं दूर, कहीं पर आग लगी है, ये आग देख के ही पता नहीं चलता। धुआं निकल रहा है तो आप बता देंगे वहां आग लगी है, सिर्फ धुएं को देखने के बाद आप बता देंगे कि वहां आग लगी है। तो ऐसे अद्भुत डायग्नोसिस के तरीके आरोग्य पीठ ने विकसित किए हैं। आज मैं आपको एक तरीके के बारे में अधिक जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने आज कहा था मेरे साथियों को, वो सब कह रहे थे कि आप प्लीज एक डायग्नोस बताइए। मैंने कहा ठीक है बताऊंगा। मैंने इतना ही नहीं, ये जो मैं आपको बोला है, मैं डिग्री के अंदर ऐसी 5 बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। एक एक पुस्तक में घंटों उसके अध्ययन, सोचने, लिखने पर लगते हैं। बहुत चीजें होती हैं, ऐसी सडन नहीं आ जाती हैं, माने महीनों निकल जाते हैं एक एक चीज को, जो लाइफ के अनुभव, और आते फिर ये अपने आप आते हैं। ये ऐसे नहीं आते, अपने आप आने लगते हैं। ये जो कल इन्होंने प्रश्न किया, मैंने सिर्फ 2, इन्होंने जो मुझे बताया तो मैंने इनको 2-3 प्रश्न किए फोन पर कि क्या ऐसा है, बोले हाँ ऐसा है। मैंने ये है, ऐसा है क्या, बोले हाँ है। मैंने ये भी है क्या, बोले हाँ, ये ट्रीटमेंट दे दो, और ये उनका रिजल्ट आ गया। भयंकर तड़पता व्यक्ति, क्योंकि मैंने अपने गुरु को, डॉक्टर मेहरा को, इस चीज को करते हुए देखा। श्रद्धा, ये श्रद्धा लेकर आती है। आपको अगर श्रद्धा है तो बहुत कुछ जान जाएंगे। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है, इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
तो मैं आपको यहां शेयरिंग करता हूं। तो पहला काम है, तो ध्यान रखना, मेन मुद्दा है कि ढांचे को देख करके कैसे रोग को जाने। दायां और बायां, ये दायां और बायां ये हमारी न्यूरोथेरेपी कहती है। दाईं किडनी बाईं किडनी, दायां शोल्डर बायां शोल्डर, दायां लंग बायां लंग्स, ऐसा ये दाएं और बाएं का ऐसा क्रम रहता है। शरीर में अर्धनारीश्वर की जब बात करते हैं तो ये दायां और बायां ये अपने आप में अर्धनारीश्वर के सिद्धांत को बताता है, डिसऑर्डर और डिसबैलेंस और डिसऑर्डर। अर्धनारीश्वर की बात जब हम करते हैं तो उसमें ढांचे की बात भी करते हैं और रसायन की बात भी करते हैं। रसायन हमको अंदर से दिखाई नहीं दे रहे, इनमें एसिड बढ़ा है कि एल्कलाइन बढ़ा है, अंदर हम नहीं जा सकते, लेकिन ढांचे को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि इनको एसिड बढ़ा है या एल्कलाइन बढ़ा है। हम ये बता सकते हैं ढांचे को देखने के बाद कि इनके हार्मोन्स ठीक हैं या नहीं है, इनके शरीर में कैल्शियम लेवल कितना है, ये ढांचा देखकर बता सकते हैं, जो मैं आपको शेयर करूंगा। तो पहले ये जो अर्धनारीश्वर का दायां और बायां है, इस दाएं और बाएं को संतुलित है कि नहीं है, इसको हमें देखने की आवश्यकता है। इसको देखने की आवश्यकता है। इसमें क्या क्या आता है? तो इसके अंदर आता है, इसके दाएं और बाएं के अंदर पीछे से भी देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, शोल्डर्स आते हैं, कंधा। अगर कंधा डिसबैलेंस है तब समझना अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस है। दूसरा स्पाइन, जो दाएं और बाएं को विभाजित करती है। स्पाइन मध्य में इसीलिए एक है, कंधे दो हैं, दाएं और बाएं हैं। जो जो दो चीजें दो हैं, माना दाएं और बाएं हैं, मध्य में है वो सारी चीज एक है। नाक एक है, मुंह एक है, और यहां ऑर्गन भी अगर हम देखें तो हार्ट मध्य में है इसीलिए एक है, नाभि मध्य में है इसीलिए एक है, जेनेटिक ऑर्गन्स मध्य में है इसीलिए एक है, टेस्टिस और ओवरीज दो हैं इसीलिए दाएं बाएं हैं, दाएं बाएं हैं। तो जो दाएं बाएं हैं वो दो हैं, जो मध्य में है वो एक है। तो हमने क्या देखा? स्पाइन मध्य में इसीलिए एक है, दाएं बाएं शोल्डर हैं इसीलिए दो हैं, पेल्विक पर स्पाइन एसिड लगी हुई है। अगर पेल्विक एरिया टेढ़ा है तब ध्यान रखना दोनों लेग्स कभी भी समान नहीं हो सकती। नाभि मध्य में है और इसीलिए नाभि अगर गड़बड़ हो जाएगी तो अनेक सारी बीमारियों का कारण लेकर के अनेक सारी बीमारियों का कारण बनेगी। नाभि अकेली डिसबैलेंस होती है तो 95% बीमारियों का एक बड़ा कारण बनती है, अकेली नाभि डिसबैलेंस होने के कारण से। तो हम बात कर रहे थे, यहां भी आप देख रहे हैं कान है तो दो हैं, ये बीच का मध्य का पूरा एरिया ऊपर से लेकर नीचे तक किसी व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दो तो वो एकदम दाएं और बाएं एकदम परफेक्टली उस व्यक्ति को दोनों तरफ समान होना चाहिए। और अगर वो समान नहीं है, इसका मतलब है ये आप देख रहे हैं, ये दोनों हाथ अगर समान है, ऐसे करके थोड़ा भी ऊंचा नीचा है, अगर एक हाथ नीचा है दूसरा हाथ ऊंचा है, तब समझना वो डिसबैलेंस है। नॉर्मली ये दोनों हाथ अप एंड डाउन होते हैं, उनमें एक बड़ा कारण होता है वो है कान का फ्लूइड। कान, अगर कान में गड़बड़ी होगी तब हाथ कभी भी एक साथ सीधे नहीं होंगे। आप सामने दूर खड़े करके व्यक्ति को देखिए, भाई साहब जरा खड़े हो जाओ, दाएं और बाएं दोनों हाथ किए, तो उस समय पर अगर ऊपर नीचे है तो उस ऐसा लगेगा कि एक कान में गड़बड़ी है, इसका मतलब है कि हाथ ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये जो मध्य की रेखा जो आप देख रहे हैं इस व्यक्ति के, एकदम पूरी प्रॉपर ठोड़ी से लेकर के और नाभि तक, आप कपड़ा जेंट्स है तो कपड़ा हटा के देखिए और वहां देखने के बाद पता चलेगा अगर वो सीधी नहीं है, इसका मतलब है डिसबैलेंस है। तो पैरों को देखिए, घुटनों को देखिए, पेल्विक को देखिए, शोल्डर्स को देखिए, और इनको संतुलित करने के अर्धनारीश्वर चिकित्सा की ट्रीटमेंट दे दीजिए। अनेक सारे ट्रीटमेंट हैं ढांचे को बैलेंस करने वाले। स्पाइन को टच करिए, रीढ़ को दोनों दाएं और बाएं पूरी बैक को टच करिए। बैक को टच करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऊंचा नीचा है तो कौन सा ऐसा पॉइंट दिया जाए जिससे इसको बैलेंस किया जा सकता है। जब लिटाओ
लेटी अवस्था में पैर को देखिए, अगर पैर की एड़ी, ये वाली एड़ी अगर मिली हुई है, समान है, तब समझना कि नेवल सेट है, पेल्विक बोन सेट है। और अगर समान नहीं है तो घुटने में या पेल्विक में यह तकलीफ हो सकती है। तो अकेला ढांचा हमने देखा, ढांचे को देखते ही हमने उसकी प्रॉब्लम्स को जान लिया। घुटने अगर नौकनी है तब अंदर के केमिकल के बारे में आप जान जाएंगे, इस व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की कमी है। ढांचे के अंदर, और अगर पिजन चेस्ट है, ये जो छाती है ना, ये छाती बाहर निकली है, इसका मतलब है इस व्यक्ति को, इस बच्चे को बचपन में ही विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी। इसका मतलब इसका डाइजेशन ठीक नहीं था। देखा केवल ढांचा, लेकिन ढांचा देखने के बाद हमने उसकी आज की स्थिति को देख लिया। इसका अर्थ है इसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं था, केवल मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं था। चेहरे को हमने देखा, केवल फेस को देखा, केवल फेस को, और फेस पर भी नाक किस अवस्था में है, अगर ये नाक, नोज टेढ़ी है या गाल पर गड्ढे हैं, ये वैसे फेस डायग्नोसिस के अंदर आता है, लेकिन ढांचे का एक पार्ट है जो देखने के बाद हमारे को पता चलता है। अगर हल्का सा इस एरिया में गड्ढा है, एक होते हैं डिंपल और एक होते हैं पिंपल। अगर डिंपल है इसका मतलब खूबसूरती देगा, और पिंपल है इसका मतलब है बदसूरती देगा, और पिंपल है इसका मतलब है हार्मोनल डिसबैलेंस है। स्पाइन को जब हमने देखा, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हल्का सा, अभी एक अलग अलग प्रकार से मेडिकल साइंस कहती है, काइफोसिस है ना, स्कोलियोसिस है, लॉर्डोसिस है, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये जितनी सारी सिस हैं ये सब एक ही चीज को बताते हैं कि जब ये बच्चा छोटा था तब इसका डाइजेशन ठीक नहीं था, इसीलिए विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा इसके शरीर में पर्याप्त नहीं रही, और तभी ये अनेक सारी बीमारियों का कारण इसको बन गया। केवल हमने इसके इन चीजों को देखा। एक व्यक्ति जब खड़ा है तब शरीर से हाथ कितनी दूर है, दायां और बायां हाथ ढीले हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ना, जिसका फ्रंट मेरी तरफ है। अगर व्यक्ति टिल्ट होगा, टेढ़ा होगा, तब ध्यान रखना, एक हाथ दूर होगा, एक हाथ नजदीक होगा। अगर टिल्ट है तो उसके कारण को समझते हुए हो सकता है उसका पेल्विक गड़बड़ हो सकता है उसके शोल्डर गड़बड़ हो, पेल्विक गड़बड़ हो सकता है, और ये कमर के कारण भी हो सकता है, लंबर के कारण हो सकता है। यहां मैंने एरो लगाए हैं। ढांचा देखने से, केवल आपको देखने से ये पता चलेगा कहां पर तकलीफ है, क्योंकि पेल्विक के ऊपर लंबर ऐसे टिका हुआ है, पेल्विक ऐसे है, लंबर ऐसे टिका है। पेल्विक गड़बड़ होगी तो पक्का उसकी लंबर में गड़बड़ी आएगी, और लंबर में गड़बड़ी आएगी तो ये हो ही नहीं सकता कि लंबे समय तक उसके घुटने ठीक रहें। अगर घुटने में गड़बड़ी आई तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी पेल्विक गड़बड़ ना हो, और पेल्विक गड़बड़ हो गई तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी लंबर गड़बड़ ना हो। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसीलिए लक्षण और कारण ये मैंने दोनों तरफ आपके साथ शेयर किया है। केवल इतना ही नहीं, ये मैंने आपके सामने 4 चित्र लगाए। इन 4 चित्रों को शरीर के हड्डी और मसल्स को ऑब्जर्व करिए। ये चारों चित्र हड्डी और मसल्स को अंतर बताने वाले हो रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, इस छोटे बच्चे की अपनी स्थिति है। एक युवक है जिसका पीछे हम्प निकला हुआ है, देख रहे हैं आप, शोल्डर निकले हैं। एक दूसरा युवक है जिसके कॉलर बोन मैंने यहां दर्शाए हैं और नाभि वाला एरिया दर्शाया है, और ये दोनों एक हड्डियों का एक ढांचा खड़ा किया है, एक ठीक है, एक टेढ़ा है। केवल इसको, ढांचे को ऑब्जर्व करने से ही आप इसके मेटाबॉलिक रेट को देख सकते हैं। ढांचा ऑब्जर्व करते ही इसके डाइजेशन को देख सकते हैं। केवल ढांचा ऑब्जर्व करते ही इसके हार्मोनल सिस्टम को भी देख सकते हैं। केवल एक चीज नहीं आती, अनेक चीज समझ में आती हैं, और एक के साथ दूसरी एकदम जुड़ी हुई है। एक के साथ दूसरी एकदम जुड़ी हुई है। कभी भी एक चीज नहीं आती। कोई सोचे मेटाबॉलिज्म खराब है तो ये हो ही नहीं सकता कि डाइजेशन खराब ना हो।
एक्सरे दर्द नहीं बताता, एक्सरे पोजीशन बताता है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसका अर्थ है कि दर्द होगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए आप जानिए दर्द का कारण कुछ और है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस माने हड्डियों के अंदर गैप होना या हड्डियां दूर दूर होना, ये बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता कि उसको दर्द हो। उसका कारण होता है वायु शरीर में बनी, इसीलिए दर्द आएगा। तो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों हमारे को इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहां चेहरे मैंने आपको ढांचे के कुछ दिखाए हैं, ये अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको। अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनमें क्या क्या है। ये जो फीमेल के जो दो चेहरे हैं ऊपर वाले, इनके अंदर एक में फेशियल पैरालिसिस है, एक के अंदर फेशियल पैरालिसिस है। नहीं, मुझे पता है, मैं जान करके आज क्योंकि आज तो मैं ही बॉस हूं, मुझे मेरे मित्रों ने लिख करके दिया है कि आप कुछ लोगों को एडमिट करिए, पर मैंने कहा नहीं, क्यों, जो देर से आए उसको वेटिंग में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने वाले व्यक्ति को उसके कारण से तकलीफ होती है, लेकिन जो होस्ट होता है उसके साथ बड़ा पंगा होता है कि उसको बहुत कुछ न चाहने के बाद भी करना पड़ता है। ओके, चलते आगे बताते। इस बच्चे के मैंने चेहरे को हल्का सा वो कर दिया आपको दिखाने के लिए, मैंने हाथ की कंडीशन दिखाई। ये सारे ढांचे के अंदर आते हैं, और इससे पहले मैंने इन फीमेल के बारे में बताया, ये भी ढांचे के अंदर आते हैं। ये मैंने ढांचा दिखाया आपको कि किस प्रकार से और ढांचे में अंतर आता है। केवल अकेली चीज को देखिए, नॉर्मल शेप देखिए और एबनॉर्मल शेप देखिए। इसके अंदर देखिए नाक कैसी है, आंख कैसी है, होठ कैसा है, गला कैसा है, माथा कैसा है, कान कैसा है, सिर का आकार कैसा है, गर्दन कैसी है ना। ये एक एक चीज को देखिए, सारी चीजें आपको जब आप रूटीन में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं यहां कंक्लूजन की तरफ जाता हूं कि आखिर ये बताने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में, जहां आंखों के बारे में भी, ये फेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और फेस ही नहीं, नाखून के बारे में भी बताऊंगा कि अकेले नाखून को देखने के बाद कैसी तकलीफ होती है, जीभ देखने के बाद आप कैसे अनेक सारी चीजें जान सकते हैं। लेकिन मेजर 3 चीजें पकड़िए ढांचे को देख करके, मसल्स और बोन में। शोल्डर्स को देखिए समान है कि नहीं है, पहला ढांचा देखिए बैलेंस है कि नहीं है। अगर ढांचा बैलेंस मतलब शोल्डर बैलेंस है, शोल्डर बैलेंस है तो हाथ जमीन की ओर समान होंगे, शोल्डर अगर बैलेंस है। गर्दन उसके ऊपर ठीक से होगी, और स्पाइन अगर टिल्ट है तो पेल्विक टिल्ट होगा। तो दूसरा देखिए पेल्विक ढांचा देखना है तो पहले शोल्डर देखिए, सर्वाइकल की स्पाइन और लंबर तक स्पाइन देखिए, पेल्विक देखिए, नी देखिए, इसके बाद नाभि देखिए। मोर देन 70% प्रॉब्लम्स जो दिखाई दे रही हैं वो ढांचे के अलाइनमेंट करते ही आपके द्वारा वो ठीक हो सकती हैं, मोर देन 70%। और केमिकल की चीजें अगर देखें तो देखने से पता चलता है कि कौन सा केमिकल अंतर होगा, एसिड बिगड़ा है या एल्कलाइन बिगड़ा है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर मसल्स लूज हैं, आपको देखते ही पता चल रहा है मसल्स लूज है, तो लूज होती है एसिड की स्थिति में और टाइट होती है अल्कलाइन की स्थिति में। गर्दन मोड़ते समय चोट लगी है तो अलग बात है, अदरवाइज तो मोड़ते समय अगर दिक्कत हो रही है, इसका मतलब समझना एसिड नहीं अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर क्यों स्टिफ है, आप एल्कलाइन निकालिए, स्टिफनेस रिमूव हो जाएगी, नेक फ्री हो जाएगी। बॉडी को पकड़िए, कहीं भी टाइट है मसल्स, एल्कलाइन ट्रीटमेंट दीजिए, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर लूज है, लूज का मतलब थोड़ी देर यहां रखते ही ओ गर्दन उठाना बड़ा मुश्किल हो गया। टिल्ट जितनी भी होंगी वो एसिड के कारण होंगी, एल्कलाइन के कारण से नहीं आएंगी। तो टिल्ट निकालना है ना, तो एसिड को बैलेंस करिए। घुटने की तकलीफ जितनी भी आती है, इन्फ्लामेशन है, सूजन बाहर से नजर आ रही है, वो एक अलग बात है, नहीं तो एसिड। इसीलिए गुरुजी ने एसिड और ए हेपरिन ट्रीटमेंट घुटने के लिए बनाया। वो कहते हैं एसिड ए हेपरिन दे दे पुत्र, ठीक हो जाएगा।
वो घुटने के लिए एसिड एएप्रिन बताया। जितने भी दर्द हैं उन सब के अंदर उन्होंने ऐसी ट्रीटमेंट को बड़ी प्राथमिकता दी गुरुजी ने। स्टिफनेस वालों को एल्कलाइन की प्राथमिकता दी, स्टिफनेस वालों को एल्कलाइन की प्राथमिकता दी। तो ढांचे को देखिए, बाजुओं को देखिए, शोल्डर को देखिए, स्पाइन को देखिए, पेल्विक को देखिए, घुटने को देखिए, और इन सब के लिए छोटे से ट्रीटमेंट दे दीजिए। अलाइनमेंट करने के लिए ट्रीटमेंट भी बताता हूं, और वो है, अगर आपको शोल्डर ठीक करना है तो भाई 4CNS NCW SH पुल से शोल्डर ठीक हो जाता है, स्पाइन भी ठीक हो जाती है। पेल्विक ठीक करना है तो पेल्विक ठीक करने के लिए FP5 दीजिए। FP5 RTHP LTHP, इससे पेल्विक अलाइनमेंट होता है। और इसीलिए जब पॉइंट्स भी हमने उनको क्लासिफाई किया तो 3 प्रकार के पॉइंट्स को क्लासिफाई किया। नंबर 1, जो ढांचा संतुलित करते हैं, जो बोन और मसल को संतुलित करते हैं। नंबर 2, जो केवल अंदर के रसायन को संतुलित करते हैं। नंबर 3, जो ढांचा और रसायन दोनों को संतुलित करते हैं। जैसे FP5, अभी FP5 आप देते हैं तो FP5 देते समय ये रसायन को भी संतुलित करती है, क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन पर भी काम करता है। लेकिन अगर आप यहीं पर किसी व्यक्ति को यहां T1 T2 प्रेस दोगे तो T1 T2 प्रेस देने पर वो बोन के स्ट्रक्चर को ठीक करता है। नी के जितने ट्रीटमेंट हैं वो लोकल ट्रीटमेंट हैं, वो केवल ढांचे को बैलेंस करते हैं। FZCW कंधा, वो ढांचे के मसल्स और बोन को ठीक करता है। लेकिन स्टर्नम जी, ये केवल केमिकल को ठीक करता है। अब जो जितने भी हम बॉडी बैलेंसिंग में पॉइंट्स यूज करते हैं, N1 N2 N3 N4 N5, ये ढांचा और रसायन दोनों को संतुलित करते हैं। तो ढांचा और रसायन संतुलित करने वाले पॉइंट्स अलग अलग हैं। डायग्नोज करते समय ढांचे को देख करके कौन सी चीज डिसबैलेंस है उसको बैलेंस कर दो, अपने आप ठीक होता चला जाएगा। शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत नाभि से ठीक करो। पहले नाभि चेक करो, पैरों से चेक करो, हाथों से चेक करो, नाभि चेक करो। नाभि के अनेक सारे प्रकार ठीक कैसी की जाती है, ये मैं आने वाली क्लासेस के अंदर भी बताऊंगा। एक अकेला तरीका नहीं है नाभि ठीक करने के, 27 तरीके हैं जिनसे नाभि ठीक होती है। केवल गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटना दर्द के 87 पॉइंट्स, 87 मैजिक पॉइंट्स, गर्दन दर्द, कमर दर्द और घुटना दर्द के, ये मैंने मास्टर्स को पढ़ाया था, जो अपने यहां मास्टर ट्रेनिंग ले रहे थे उनको पढ़ाया था। तो मैंने कुछ छोटी सी चीजें आपको जानकारी दी। अब मुझे लगता है अपने साथियों को बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए हमने उसमें आना है। अब मेरी तरफ से मुझे लगता है मैंने अपनी बातचीत करी, अभी इनको कुछ प्रश्न उत्तर के लिए समय दे दीजिए। ठीक है आचार्य गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और जिसको भी अभी कोई प्रश्न पूछना है तो अभी गुरुजी हमारे साथ ही हैं, तो अपने प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन सारे एक साथ ना बोले। जिसको भी प्रश्न करना है वो हैंड राइज करे, हाथ उठाए, एक एक करके फिर सबके क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, हैंड राइज करिए पहले, उसके बाद अपने क्वेश्चन रखेंगे। 5 मिनट का समय देना, और आप नाम भी पूछता जाना। सबसे पहले ये आया है संगीता जी का। संगीता जी। हाँ जी संगीता जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते। मेरे हस्बैंड को ना हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको स्टेंट डला हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ रहता है, लाइन वो है 240 अराउंड, और बेड कोलेस्ट्रॉल 139 के करीब है। तो इसको कुछ कंट्रोल करने के लिए आप थोड़ी पीछे होके थोड़ा बात करो, चेहरा दिखाओ, शक्ल दिखाओ। कितनी है? 57 एज हस्बैंड की कितनी है? हाँ जी, अराउंड 57 है। होगा ना। अभी इनकी शक्ल को देख करके, क्योंकि इनकी एज लगभग 55 है। कितनी आपकी? अराउंड 52
पे। 52। हाँ जी। हाँ, इनको देखने के बाद मुझे लगा कि इनके हस्बैंड की एज 57। अब समझना 57 एज पर मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है, और ये इनको देखकर लग रहा है खाती पीती हैं, तो हस्बैंड खाते पीते होंगे सर जरूर। मेरी डाइट बहुत कम है, लेकिन वेट बहुत बढ़ता है, जितने थायराइड की भी प्रॉब्लम है। मोटे लोग होते हैं ना, उनकी डाइट कभी ज्यादा नहीं होती है। वो आधा समोसा खा के 2 किलो वजन बढ़ा लेते हैं, और वो जो पतला है ना, वो 2 किलो लड्डू खाने के बाद भी आधा किलो वजन नहीं बढ़ता। हम में से भी बहुत लोग हैं। अभी एक काम करना, अ, उनको डायबिटीज तो नहीं है, नहीं सर। केवल हार्ट की प्रॉब्लम है। वो भी स्टंट पड़े या बाईपास हुआ? स्टंट डला हुआ है, 2019 में डला था। कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी स्टंट तो आजकल चॉकलेट टॉफी है, तो वैसे भी जाओ तो कोई भी नौजवान भी डलवा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप फिर भी अब पड़ गया है तो अब सावधानी ये रखनी है, आप उनके लीवर पे काम करिए, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स लुक आफ्टर लीवर करता है। तो आप लीवर को 2-3 तरीके से, पहले आप उनका ढांचा ढांचा अलाइनमेंट करिए, नाभि चेक करिए। नाभि अगर ठीक नहीं है तो कितना भी लीवर चेक ठीक करते रहिए, कुछ नहीं होगा। नाभि को ठीक सर करिए। उनको बीच भेजिए। 3-4 महीने पहले साइटिका की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो अब भगवान की दया से उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ गया था कमर का, अब थोड़ा सा बैलेंस है। समझ आ गया। अब आप नोट कर लो, इतना ही पर्याप्त जी होता है प्रश्न। ज्यादा ज्यादा बताने के बाद भी मैं उतना ही जी जी। बताऊंगा जितना मैंने बताना है। आप उनका ढांचा बैलेंस करिए, और उसके बाद लीवर पे काम करिए। 20 एपीवन N4 N6 अधिक दीजिए, और N4 N6 अधिक दीजिए। ये देने से उनका लीवर अच्छा होगा। एसिड अल्कलाइन बैलेंस करते रहना, ठीक है जी, जी। दूसरे, धन्यवाद। पवन जी। हाँ जी, पवन नमस्कार कुमार। सर। जी नमस्कार। सर एक पेशेंट है, उनकी 45 एज है, और काफी करीब 1 महीना से बेड पे हैं, और मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूं तो उनको आराम हो रहा है, लेकिन फिर दर्द आ जा रहा है। और कहाँ पर है दर्द? कूल्हे में है, साटिका टाइप का है, कूल्हे में उनका सूजन आ जा रहा है, वहां पर गिल्टी टाइप का हो गया सर। वजन कितना है? वजन 80+। 90+ है सर। बस ठीक है, समझ आ गया। उनको बहुत कुछ मत करिए, केवल मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट दीजिए। क्या बोल रहा हूँ? मेटाबॉल। एसिड बढ़ा है तो एसिड मेटाबॉलिक, और एसिड नहीं है तो नॉर्मल मेटाबॉलिक। आप केवल उन्हें ओके 15 दिन यही ट्रीटमेंट दीजिए। ओके 20 F1 6 F2 देते रहना, ओके। जब तक उनका मेटाबॉलिक रेट डाउन है। और खाने को ध्यान रख लेना, रात्रि खाने में उनको 6 बजे तक खा लें तो खा लें, नहीं तो सूप वगैरह खाने के लिए बोलना। पहले इतना देकर ही उनको लेकर आइए, भोजन और ये ट्रीटमेंट। वजन राइट डाउन सर। होते ही उनका दर्द ठीक हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओके सर। और भूखे रहने से वजन बढ़ेगा, ठीक है राइट राइट। हाँ। जी। थोड़ा श्री वो गिल्टी हो गया सर कूल्हे के पास, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? हैं। गिल्टी टाइप का मैंने मांस वो जमने जैसा फैट जैसा। के वो फैट के होते हैं, वैसे ही भाग जाएंगे। जैसे आप मेटाबॉलिक रेट ट्रीटमेंट देंगे ना, वो जी अपने जी। आप भाग जाएंगे। है ओके ना सर। ओके ओके जी। सर। चलिए, धन्यवाद। श्री हरि भगवान, आप बोलिए। आपने हाथ खड़ा किया। आया मैं। हर हर महादेव। जय हो जय हो। बोलिए बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम कुछ कहना नहीं चाह रहे, हम केवल आपका दर्शन करना चाह रहे थे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा सत्र है। डॉक्टर धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उज्जवल जी। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जी, मैं बोल रहा था, एक पेशेंट है हाँ। जिनको वो कभी बतलाते हैं कि मेरे दाहिने शोल्डर में पेन है, और जब वहां ट्रीटमेंट उसके लिए ट्रीटमेंट देता हूं मैं, तो वो बोलते हैं स्कैपुला के नीचे है। फिर बोलते हैं मुझे समझ नहीं आती, उन्हें हाथ उठाने में कोई तकलीफ नहीं है, पर ऐसे हाथ लगा करके जब उठाते हैं तो दर्द होती है उन्हें। इसके लिए मैं कितनी क्या उम्र है? उम्र कितनी है? 45 के आसपास होगा। 45। जी। शुगर है? नहीं। शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर होने के कारण भी ऐसा होता है। कभी दर्द हुआ उनको, चोट लगी, कभी चोट लगी? नहीं, कभी नहीं हुआ है। तो 45 में फ्रोजन शोल्डर होने का कारण क्या बनता है? तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी। अब उनको जब ये देता हूं मैं ट्रीटमेंट इसका, तो वो बोल देते हैं स्कैपुला में पेन है, तो मैं 3-4 दिन परेशान हो गया उसमें।
जब स्केपुला में बोलते हैं फिर कभी यहाँ बोलते हैं। मैंने स्पाइन सेटिंग भी उनका किया, लेकिन उस दिन एक दिन बोलते हैं आराम है, फिर दूसरे दिन बोलते हैं हो गया। उनसे तो मैं परेशान आ गया। डोंट वरी, एक काम करना, एक जी मैजिक पॉइंट देना उनको। जी राइट शोल्डर है ना, जी तो नोट करो जी 20 FP1 जी OV1, जी OV1 20 FP1 OV1, जी ठीक है। जी इसके साथ इसके बाद देना LTHP, जी ये दोनों देने के बाद फिर देना लेफ्ट 11 CNS, लेफ्ट जी 11 CNS इंटू 3। जी इसके बाद लेफ्ट शोल्डर जिधर उनका कंधा है उधर ही यहां इस जगह, ये इसके बाद देना लास्ट में, यहां चेक करना एक जगह दर्द होगा, बस दर्द वाली जगह पर क्लॉकवाइज कर देना। अच्छा और इसके बाद FZCW देके कहना जरा उठाओ हाथ, FZCW लेफ्ट, जी। मजा आ जाएगा। यानी ये स्केलेटल में ना? हाँ जी जहाँ नेकलेस देते हैं वही। जी 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 हेमराज आचार्य जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ बोले सर, वेट को बढ़ाने के लिए कौन सा फॉर्मूला देने से सही रहेगा? एक्चुअली वेट रिड्यूस हो रहा है, एक पेशेंट है तो वेट थोड़ा कम है उनका। तो 15-20 किलो वजन ऊपर कंधे पे रख दो, बढ़ जाएगा। हाँ जी 15-20 किलो वजन कंधे पे रख के चले, या कोई भारी कपड़े पहनाओ उसको। उम्र, हाँ और जी एक ध्यान रखना, अभी ये मुझे लगता है मेरी बात को सीरियस लेके उसको बोल देंगे, बोले भैया 15 किलो वजन कंधे पे रख। अरे नहीं बाबा, कभी पेशेंट बोलो ना तो उस पेशेंट की उम्र बोलो। पेशेंट जी, की उम्र उम्र कितनी है, लगभग महिला है पुरुष है? 43 लगभग, 43-44 है, फीमेल है ना? मेल है। हाँ, तो कभी भी क्वेश्चन ठीक करो, क्वेश्चन ठीक नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। जी आप सर। एक काम करना, इतने से उसका आंसर आएगा नहीं। वजन कम हो रहा है, वजन कम होने के बहुत सारे रीजन है। डाइजेशन गड़बड़ हो सकता है, लूज मोशन अधिक लेते हो सकता है कोई गंभीर रोग आ गया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो सकता है स्ट्रेस डिप्रेशन आ गया हो, तो वो उसके लिए आप अलग से बात करना। अगर आप पंचविधि निदान ग्रुप के सदस्य बन गए हैं तो आपको वहां क्वेश्चंस मेरे से डिटेल में करने की अनुमति होगी। जब मैं सार्वजनिक रूप से आऊंगा तो छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलो, अब मैंने सूर्य प्रकाश साहब को बोला था और नरेश जी आपको बोला था, बोलो। गुरु जी के प्रणाम। जी जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा सेशन लगा। बहुत बहुत बढ़िया आचार्य जी, ठीक, हमारी पुरानी यादों को ताजा कर दिए। थैंक यू सो बहुत मच ही अच्छा नरेश जी। लगा जो। हाँ नरेश जी आप बोलिए। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं आप? सब ठीक? बहुत बढ़िया। गुरुजी, मेरी उम्र जो है 61 साल है और मुझे डायबिटीज भी है, और मुझे अभी डायग्नोस कराया था तो गोल्ड ब्लेंडर स्टोन हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे को राइट साइड में बहुत दर्द रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? कहाँ दर्द रहता राइट साइड में? पेट पे, यहाँ पे, इस साइड पे, राइट साइड में ही ना? यहाँ पे। हाँ और जी, हाँ जी, गॉल स्टोन है? हाँ गोल्ड ब्लेंडर में स्टोन है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। वो 19 mm का है, 2 स्टोन। आपने क्या किया है? मैं, उन्होंने मेडिसिन लिख न्यूरोथेरेपी के में क्या दी है, किया, वो सीनियर क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपसे अभी ज्वाइंट हुआ हूँ। ओके, तो फिर आप एक काम करिए, किसी व्यक्ति को सीखने के लिए कहिए। मैं सीख सकता हूँ? बिल्कुल सीख सकते हो, आप जी सीखिए, क्योंकि आपके जी प्रश्न को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप न्यूरोथेरेपी में आप पहली बार हैं। जी जी हाँ, जी तो जी इसीलिए फिर मुझे लगा कि आपको मैं ये प्रश्न कर लूं, है ना? तो आप जी सीखना जी शुरू जी। करिए, ये दर्द आपका भाग जाएगा। तो या आपके आसपास कोई हमारा थेरेपिस्ट हो? कहाँ से हैं आप? मैं दुबई से हूँ सर। अच्छा, हाँ तो फिर तो सीख लीजिए, सीख करके, और ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा, आप दुबई हैं यहीं से ऑनलाइन हो जाएगा डिजिटल। और वैसे मैं जो है ना, अगले महीने में इंडिया भी आ रहा हूँ,
तो ऐसा हो सकता है कि मैं वहां आऊं, आपसे मिलूं और कुछ देखिए, मेडिसिन या कुछ थेरेपीज। जरूर आप ऐसा करना, अभी पहले जी एडमिशन ले लेना। जैसे कुछ जी जान कर आओगे, जब आप जान कर जी आओगे तो अनेक सारे प्रश्न आपके अंदर से निकलेंगे, और कुछ हम चीजें आपको समझा भी सकेंगे। यहाँ आकर आप जी एडमिशन सर, लेंगे तो हम जो समझाएंगे वो समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं एडमिशन तो अभी ले ही रहा हूँ, आज ही मैंने ज्वाइन करना है। ठीक है, कल सुबह बात करना उनको 9 बजे। कल तो रविवार है। आपको जी नंबर हमारा पता ही है, उस नंबर पे जी, आप कर लेना, हो जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि थैंक समय काफी थैंक यू ओवर हो सर। गया और आपकी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न अनेक सारे होंगे, मैं सबको उत्तर दूंगा। मैं फुल फॉर्म में हूं। केवल भारत में न्यूरोथेरेपी को विश्व की, भारत की 7वीं चिकित्सा पद्धति बनाना है। इसके लिए हम सब लोगों ने लगना है। मैंने भी अपना टॉप गियर डाल दिया है। सारे देश में बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, उज्जवल जी ने, बाकी सबने किया। और भी लोग लग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब ये जोर लेकर, यस अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा कभी जोश नहीं। लग करके काम करो। एकदम लग जाओ। एक एक व्यक्ति 100 एडिशन कराएगा। वाह, ये कमाल की तालियां बजाई इन्होंने, वेरी गुड, है ना? ऐसे लग जाओ। 1 लाख लोग केवल सिखाने हैं, केवल 1 लाख। ठीक है, चलिए श्रीमान धर्मपाल जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आज बहुत अच्छी जानकारी आपने दी दर्शन निदान पे, बहुत अच्छा लगा। और अभी समय भी हो गया है, तो समापन की ओर चलते हैं और कल्याण मंत्र से हम इसको समाप्त करेंगे। सभी मेरे साथ कल्याण मंत्र को दोहराएंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद, और मेरे साथ ही बोलेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् कश्चित् भवेत्। भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति 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 शान्तिः। शान्तिः।